ठीक है, मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। अब ये मैंने आपको लिस्ट दे दी बंगाल के नवाबों की। ठीक है, इस 10 नवाबों को आप ध्यान में रखिएगा बंगाल के विषय में। बाकी और नवाबों के विषय में मैं चर्चा नहीं करूँगा। एक अवध के नवाब को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर बंगाल के नवाब। मुर्शीद कुली खां पहला नवाब बना, सूबेदार बना बंगाल का 1717 में। लेकिन यह उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को नजराना देता था, लेकिन वो 1722 के आसपास अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर लेता है और 1727 तक ये शासन करता है। इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना ये होती है कि इसके शासनकाल में राजधानी को, बंगाल की राजधानी पहले थी ढाका। कहाँ थी? ढाका। वहां से इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद, ठीक। एक महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल की, बस यही जानते रहिएगा कि राजधानी ढाका थी और इसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया। ठीक है, मैं इसी जगह एक जिक्र और करूंगा। एक राजधानी परिवर्तन बंगाल का और होता है। वो राजधानी परिवर्तन होता है मीर कासिम के समय में। उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये दूसरे से मुर्शिदाबाद से कहा? मुंगेर। ठीक है, ये राजधानी किसने लाया था? ये मीर कासिम ने। और ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी परिवर्तित कौन किया था? मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल के नवाब से, बंगाल के सूबे के विषय में, कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने परिवर्तित किया? तो वो मुर्शिदाबाद को अब मुर्शीद कुली खां के नाम से जानिए। ठीक, और दूसरा जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने परिवर्तित किया? वह मीर कासिम ने किया था। ठीक है, आप देखिए ये फैक्ट। इसके बाद सुजाउद्दीन, सरफराज, अली वर्दी खां, यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। अली वर्दी खां को फिर देख लीजिएगा। अली वर्दी खां के विषय में इसने अंग्रेजों के विषय में स्टेटमेंट दिया था कि अंग्रेज वो मधुमक्खी हैं जिन्हें छेड़ोगे तो काट खाएगी और नहीं छेड़ोगे तो शहद देगी। ठीक है, ये कई बार कहा गया है कि कौन से बंगाल के नवाब ने इस बात को कही थी। तो अली वर्दी खां का स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से की। मधु, ठीक है, मक्खी से। क्या कहा था? कि अंग्रेज वो मधुमक्खी है कि जिन्हें छेड़ोगे तो वो काट खाएगी और नहीं छेड़ोगे तो शहद देगी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट किसका था? अली वर्दी खां का। ठीक, अब हम यहां से आपको हटाते हैं। देखिए, और इसके विषय में आपको अध्ययन नहीं करना है। अब आपको हम सीधे ले आते हैं सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ठीक है, हम पूरा मिटा के पहले लाते हैं सिराजुद्दौला। टाइम पीरियड इसका क्या है? 1756 से 57 तक, 57, एक साल। ठीक है, देखिए उस समय जो बंगाल था, बंगाल बहुत समृद्ध सूबा था और बहुत बड़ा सूबा था। बंगाल में आज के बंगाल का समझ लीजिए कि आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरा बांग्लादेश, ये पूरी उस समय के बंगाल में शामिल थे। इतना बड़ा सूबा था, बहुत ही समृद्ध सूबा था। कहा जाता है कि यह स्वर्ग था। ठीक है, इतना बड़ा सूबा था। पूरा बांग्लादेश उसमें शामिल था, पश्चिम बंगाल शामिल था, बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था। ठीक है, तो इतने बड़े सूबे का सूबेदार ये सब थे। सिराजुद्दौला के शासनकाल में जरा देखिए कि क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था। ये क्या था? इसके पहले जो शासक था अली वर्दी खां, अली
वर्दी खां का नाती। ठीक है, यह 1756 में गद्दी पर बैठता है। यह एक क्रूर शासक था और बहुत ही अभिमानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी प्रकृति थी, क्रूर शासक के रूप में इसको जाना जाता था। इसके शासनकाल में गद्दी पर बैठने पर इसके प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आते हैं। उन प्रतिद्वंदियों में जो नाम आपका आता है वो नाम एक है आपका, इसका मौसेरा भाई है शौकत जंग। ठीक, इसकी मौसी है घसीटी बेगम। ठीक, और एक है आपका मीर जाफर। ठीक है, ये इसके प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आते हैं। मीर जाफर उस समय बंगाल का मुख्य सेनापति रहता है, जिसे सिराजुद्दौला हटा देता है और उसके स्थान पर, ठीक है, मीर मदान को सेनापति, ठीक है, सेनापति बनाता है। किसको हटाकर? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को ये हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाता है और इसके प्रतिद्वंदी शौकत जंग और घसीटी बेगम थे। यह इसका मतलब मौसी थी और ये मौसेरा भाई थी। इसने क्या किया कि मनिहारी के युद्ध में इन दोनों को परास्त कर मार डाला। ठीक है, मनिहारी के युद्ध में किसको? शौकत जंग को परास्त किया। कौन सा युद्ध था? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का शौकत जंग और इसके बीच में सिराजुद्दौला के बीच में, यहाँ शौकत जंग पराजित हुआ, और मार डाला गया। ठीक है, यानी कि ये अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया। अब हम यहाँ आते हैं, देखते हैं कि अंग्रेज उस समय अपनी, चूंकि अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, इस सब ने, पुर्तगालियों ने, इस सब ने अपनी कहाँ पर फैक्ट्री, बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। फ्रांसीसियों ने भी कर ली थी। ठीक है, हुगली उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर? पहला तो इसने अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त किया। इसके बाद अंग्रेजों से इसकी वैमनस, इसकी शत्रुता इसलिए रही, उसका कारण क्या था? अंग्रेज इसके शत्रु बन गए थे। अंग्रेज शत्रु। अंग्रेज शत्रु किस लिए बने थे? कारण क्या था कि जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था, राज्यारोहण हो रहा था, तो अंग्रेजों ने इसको कोई उपहार नहीं प्रदान किया था। पहला एक कारण था। ठीक, पहला कारण था कि इसके राज्यारोहण में जब ये सूबेदार बन रहा था वहाँ का, तो अंग्रेजों ने इसको कुछ कंपनी की तरफ से कोई उपहार भेंट नहीं किया, इसका सम्मान नहीं किया था अंग्रेजों ने। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि अंग्रेजों ने इसकी कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उस फैक्ट्री का निरीक्षण का अधिकार इसको नहीं दिया अंग्रेजों ने। किसको? सिराजुद्दौला को। एक कारण ये था। पहला आप लिख लीजिएगा, एक राज्यारोहण के समय, और दूसरा कासिम बाजार। कासिम। ठीक है, तीसरा कारण क्या था कि फोर्ट विलियम जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसके पहले मैंने बताया था ना, 1700 में। ठीक, फोर्ट विलियम का दुर्गीकरण किया गया था, कर रहे थे, और इससे आदेश नहीं लिया गया था सिराजुद्दौला से। तो फोर्ट विलियम भी एक मैटर के रूप में आया। फोर्ट विलियम भी। इसके साथ एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि 1717 में जो फारूक शेर ने अंग्रेजों को फरमान जारी किया था, मैंने आपको बताया था कि और महोदय ने इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, वो फरमान जो जारी किया था, उस फरमान के तहत बिना चुंगी दिए, ठीक है, अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है,
अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसका दुरुपयोग करते थे। ठीक, वो व्यापार कैसे होता था कि अंग्रेज अपने ऑफिस से एक दस्तक नामक पत्र जारी करते थे, दस्तक। ठीक है, वो दस्तक जो पत्र होता था वो अपने व्यापारियों को जारी करते थे। जब वो उसके पास ये मतलब पत्र होते थे जिस व्यापारी के पास, तो वो व्यापारी बिना चुंगी दिए हुए अपना व्यापार संपन्न कराता था। तो उन लोगों को फायदा होता था भाई। जो भारतीय व्यापारी थे उनको चुंगी देनी पड़ती थी, अंग्रेज व्यापारी को चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। एक फायदा ये होता था। दूसरा उसका दुरुपयोग क्या होता था कि दस्तक को वो भारतीय व्यापारियों को बेचकर पैसा कमाते थे। ठीक है, तो इससे भी इसका नुकसान होता था। मतलब उस समय जो राजस्व की हानि होती थी इससे भी होती थी। एक तो भाई चुंगी नहीं दे रहे हैं आप, ठीक, और दूसरा क्या हो रहा था कि आप उस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेचकर, ठीक है, उससे जो हमको राजस्व मिलता वो भी हमको नहीं मिल पा रहा और आप उससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इन कारणों से ये काफी रुष्ट था सिराजुद्दौला। ठीक है, अब कारण समझ में आपके आ गए होंगे। पहला, उसके सूबेदार बनने पर उसको कोई सम्मान नहीं मिला था, कोई उपहार नहीं मिला था सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की तरफ से, एक कारण वो था। कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया था, एक कारण वो था। फोर्ट विलियम के दुर्गीकरण हो रहा था, वो बिना पूछे किया जा रहा था, एक कारण वो था। और दस्तक का दुरुपयोग, एक कारण ये था। ठीक, तो इन कारणों से अंग्रेजों से यह रुष्ट था। इसने क्या किया कि अंग्रेजों की फैक्ट्री कासिम बाजार, जरा देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है आपको एक घटना क्या है, मई 1756। ठीक, उसके बाद दूसरी घटना होती है 15 जून 1756। तीसरी घटना होती है 20 जून 1756। ये तीन घटना को समझिएगा। मई 1756 में अंग्रेजों ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर, किस अंग्रेजों की फैक्ट्री थी यहाँ पर, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। घटना कब हुई? मई 56 में। दूसरा इसने क्या किया कि 15 जून को सिराजुद्दौला ने कहां पे, कोलकाता पर आक्रमण किया। 5 दिन बाद मतलब 20 जून को 1756 को कोलकाता पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद वहां 20 जून को एक त्रासदी, एक घटना ये होती है, काल कोठरी की घटना। घटना क्या था? घटना का प्रसंग जरा सुनिएगा कि एक 18 बाई 14 का एक हॉल रहता है। इतने बड़े हॉल में इसने जब कोलकाता पर अधिकार किया तो 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया। कितने? 186। और हॉल की साइज क्या है? 18x14 की। जरा सोचिए कि 18x14 में 146 लोग कैसे आ सकते हैं, लेकिन उसको उसने भरा सबको। और जब भरा तो अगले दिन देख रहा है कि 146 में से 123 लोग परलोक चले गए। 123 लोग परलोक चले गए, सिर्फ 23 लोग किसी तरीके से बच के निकलते हैं। उन 23 लोगों में हॉलवेल भी था। हॉल, ठीक है। इस घटना को काल कोठरी की घटना क्या कहा जाता है? काल कोठरी की, इसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अब जरा सोचिए, 146 में से 123 की डेथ हो गई, 23 लोग सिर्फ बचते, ठीक है। अब ये यहाँ से जो और बचते हैं वो भागकर अंग्रेज दूसरी जगह चले जाते हैं।
और एक फुल्टा द्वीप होता है, ज्वारग्रस्त द्वीप है, वहाँ पर लोगों ने शरण ली। ठीक है, और इसने क्या किया कि कोलकाता को, चूंकि राजधानी तो मुर्शिदाबाद थी, कोलकाता को अमीन चंद के नेतृत्व में छोड़ दिया। किसको दे दिया? कोलकाता को अमीन चंद को सौंप कर यह मुर्शिदाबाद चला आया। ठीक है, ये घटना आप जरा देखिए। उसके बाद अंग्रेज अपनी तैयारी में जुट गए और इसके जो विद्रोही लोग थे, इसके जो विरोधी लोग थे, उससे अंग्रेजों ने समझौता करना प्रारंभ किया। और उन विद्रोहों की जो विरोधियों की सूची जरा देखिए कौन कौन से हैं। इसको आपको समझ में आ गया होगा। 17 मई कासिम बाजार, 15 जून कोलकाता और 20 जून को कोलकाता की ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। ठीक है, अब इसके बाद इसने कोलकाता को अमीचंद के नेतृत्व में छोड़ के ये आ गया मुर्शिदाबाद। अब अंग्रेज जो है इसके विरोधियों को एकत्र करने लगे। उन विरोधियों में एक नाम आपका था मीर जाफर, दूसरा नाम था राय दुर्लभ, तीसरा नाम था जगत सेठ, ठीक, और एक नाम आपका चौथा था मानिक चंद। ठीक है। राय दुर्लभ उस समय कोषाध्यक्ष था, ठीक है। आप इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछा गया है कि सिराजुद्दौला की विरोधियों में कौन शामिल था जिससे अंग्रेजों ने संधि की। उसमें कौन था? मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और मानिक चंद। ठीक, और अमीचंद को देखिए, अमीचंद कहाँ था? अमीचंद और मानिक चंद अंतर समझिएगा। और अमीचंद उस समय कोलकाता का की देख रेख के लिए वहां पर नृत्य करके वो मुर्शिदाबाद आया था। ठीक है, अब अंग्रेज इन लोगों से एक संधि करने लगे। ठीक है, उसमें भूमिका किसकी निभाने लगी? भूमिका जो है वहां अंग्रेजों का एक था वाटसन, ठीक, और अमीचंद, ठीक, अमीचंद ने उसके बीच में बिचौलिया का काम किया। इन लोगों के बीच जो है उसने संधि करने के लिए एक बिचौलिया का काम किया अमीचंद ने। उसमें कहा गया कि मीर जाफर को पहले बंगाल का नवाब बनाने की बात आई थी। ठीक है, तो तुम्हें इतना रुपए हम दे देंगे। ठीक है, वो कहानी बहुत गहराई में मत समझिए, बस इतना जानिएगा कि अमीचंद ने बिचौलिया का काम किया। वाटसन और अमीचंद के बीच में यह समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की बात होने लगी। ठीक है, अब देखिए आगे। बीस जून 1757 को ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, काल कोठरी की घटना होती है। अब इसके बाद क्लाइव उस समय मद्रास में के गवर्नर के रूप में था। पहले किरानी के रूप में कार्य करता था, फिर मद्रास का गवर्नर बना क्लाइव। ठीक है, और क्लाइव और वाटसन, ठीक है, दोनों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है युद्ध की तैयारी शुरू की और वहां से मद्रास से सेना लेकर वो पहुंचते हैं कहाँ? आपके कोलकाता के पास में, कोलकाता के पास में। ठीक है, और इसने जो है जनवरी 57, ठीक है, इस पे अधिकार कर लिया। किस पे? कोलकाता पर अधिकार। और यह अधिकार के तहत अमीचंद को उसने घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया और कोलकाता पर अधिकार। मौके की नजाकत देखते हुए ये जनवरी 57 की घटना है। 9 फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि होती है। अली नगर की संधि, इस संधि की डेट कई बार पूछी जा चुकी है कि अली नगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो अली नगर की संधि सिराजुद्दौला के बीच में और क्लाइव के बीच में हुई थी, अंग्रेजों के बीच में। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। इस संधि की शर्तें क्या थी कि जो अंग्रेजों को
फारुखसियर द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त कराया गया था, वो विशेषाधिकार पुनः इसको मिल जाए। ठीक है, और युद्ध की जो हुई थी उस पे इसका युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया था सिराजुद्दौला ने। ठीक है, मान लीजिए आपको संधि की शर्तें कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, केवल ये डेट जरूरी है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की शर्त। ठीक है, अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि उस समय जितनी भी और कंपनियों की फैक्ट्रियां, डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी कोलकाता में थी, मतलब बंगाल में थी, सब पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाए, अंग्रेज चाहते थे। और वो फ्रांसीसी कंपनी चंद्रनगर होगी, चंद्रनगर। इसकी चर्चा मैंने आपको फ्रांसीसी कंपनी के स्थापना के क्रम में मैंने किया था। फ्रांसीसी कंपनी में 1764 में कोलवर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। 1768 में कहाँ पर? सूरत में। 1769 में मछलीपट्टनम में। 1772 में सेंट थोमे में। 1773 में पौंडीचेरी में। और 1790 में बंगाल के चंद्रनगर में। ठीक है, और इस चंद्रनगर पर अंग्रेजों की आंख थी, लगी हुई थी। और यह अप्रैल नहीं, मार्च 1757 में चंद्रनगर पर उस समय नंद कुमार एक संरक्षक के रूप में था। जो सिराजुद्दौला का व्यक्ति था, नंद कुमार संरक्षक के रूप में था। इसको 1500 रुपए घूस देकर इसने अपने तरफ पे ला लिया और चंद्रनगर पर इसका अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखिए इस अधिकार के बाद अंग्रेज और भी शक्तिशाली भूमिका में आ जाते हैं और फिर उस सिराजुद्दौला के विरुद्ध कूच करते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। डेट रखिएगा याद, 23 जून 1757। कौन सा युद्ध? प्लासी का। ठीक, प्लासी नादिया जिले में, कहाँ पे? नादिया जिला बंगाल का। वहां पर गंगा नदी और गंगा की वहां पर एक सहायक नदी बहती थी, उसको भागीरथी नदी कहते थे, भगीरथी नदी। ठीक है, अब जरा सोचिए, भगीरथी नदी आप सोचेंगे कि उत्तराखंड में है, लेकिन वहां पे भी गंगा की एक सहायक नदी भगीरथी कहलाती थी, प्लासी गांव के पास में। ठीक है, जैसे गंगा मेन स्ट्रीम में जा रही है, उसकी कट कर एक नदी बहती थी, वहां पर ये प्लासी स्थित था। ये प्रश्न पूछा गया कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको भागीरथी या गंगा दोनों ऑप्शन में आए तो आप भागीरथी लगाइएगा, लेकिन अगर भागीरथी नहीं है तो आप गंगा लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर स्थित नादिया जिला 23 जून 1757 में। अब जरा देखिए कि सिराजुद्दौला की तरफ से कौन युद्ध क्षेत्र में था। सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध क्षेत्र में मीर जाफर, आपस में संधि हुई थी किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। यार लतीफ खां और फिर राय दुर्लभ और फिर मीर मदान और मोहनलाल। ये सब सेनापति की भूमिका में थी। मीर जाफर, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ, मीर मदान और मोहन। इसमें से ये दोनों जो है ये सिराजुद्दौला के वफादार थे और ये तीनों जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट खड़े थे। ठीक है, अंग्रेजों से इनकी आपस में गुप्त संधि हो गई थी। ठीक, 23 जून 1757 की बात है। प्लासी के मैदान पर दोनों सेनाएं इकट्ठा होती हैं। कहा जाता है कि नवाब की तरफ से 4500 सैनिक थे, 4005। अंग्रेजों की तरफ से 1100 सैनिक थे। ठीक, लेकिन इन तीनों की मिली भगत किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ थी। ये गुप्त संधि अंग्रेजों से कर चुके थे। ये दोनों बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं। ठीक है, और इन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं चलाया, सिर्फ मूक दर्शक मैदान में बने रहे। ठीक है,
सिराजुद्दौला थोड़ा सा प्रयास किया लड़ने का, लेकिन जब देखा कि ये सब जो है कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वह मैदान छोड़कर भागता है। ठीक है, और ये दोनों जो है मीर मदान और मोहनलाल लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि बादशाह सूबेदार की तरफ से 500 सैनिकों की मृत्यु हुई थी और इसकी तरफ से 60 सैनिक, अंग्रेज की तरफ से 60 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, सैनिकों की संख्या 4500 थी, किसकी तरफ से? सूबेदार की तरफ से, बंगाल के नवाब की तरफ से, और अंग्रेजों की तरफ से 1100 सैनिक थे। ये तीनों की भूमिका संदिग्ध थी और ये इन्होंने फिर सिराजुद्दौला से कहा कि आप मैदान छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जब स्थिति देखा तो वो भागता है, अपनी महल की तरफ जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इसके लड़के मीरन, ठीक है, मीर जाफर के लड़के मीरन ने किसको? सिराजुद्दौला को मार डाला उसका पीछा करके। ठीक है, अब ये प्लासी की युद्ध की कहानी मैंने आपको बता दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव और वाटसन कर रहे थे। इधर कौन थे? आपके मीर जाफर थे, यार लतीफ़ खां थे और राय दुर्लभ थे, मीर मदान थे और मोहनलाल थे। मोहनलाल और मीर मदान बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया, मारे भी गए और तीनों मूक दर्शक होकर खड़े रहे। ठीक है, और अंत में सिराजुद्दौला भागने की कोशिश किया, जहां मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर यह युद्ध समाप्त होता है। अब देखिए, इस युद्ध के विषय में कई स्टेटमेंट हमारे इतिहासकारों का आया, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या था? के.एम. पनिक्कर का स्टेटमेंट है। के.एम. पनिक्कर, और तो जो है ही, ठीक है, कि प्लासी का युद्ध नहीं, एक सौदा था। पनिक्कर साहब ने क्या कहा कि प्लासी का युद्ध नहीं, एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने, ठीक है, नवाब के पद को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। ठीक है, इसको एक युद्ध नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा प्लासी के युद्ध में। अब प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया? नवाब बना दिया, मीर जाफर। 23 जून को युद्ध हुआ था प्लासी का, और 28 या 29 जून को 1757 को मीर जाफर यहाँ का नवाब बना। अब मीर जाफर 1757 से लेकर 1760। ठीक है, युद्ध के बाद सबसे पहले मीर जाफर ने क्या किया कि एक 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना, ये क्षेत्र था, परगना की जमींदारी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और यह जमींदारी बाद में क्लाइव की व्यक्तिगत जमींदारी के, जागीरदारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कि व्यक्तिगत जागीर माना गया क्लाइव की 24 परगना की। कभी पूछा गया कि वह कौन सी जागीर है जिसे अंग्रेजों को मीर जाफर ने दे दिया था प्लासी के युद्ध के बाद? कौन सी जागीर है? 24 परगना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मीर कासिम के समय में वर्धमान, मिदनापुर और चढ़गांव का उल्लेख आएगा, तो आप उसको दोनों का डिफ्रेंशिएट करिएगा कि ये 24 परगना मीर जाफर ने दिया था और वर्धमान, मिदनापुर और चढ़गांव मीर कासिम ने दिया था। यह किसकी? क्लाइव की व्यक्तिगत जागीरदारी के रूप में जाना गया। क्लाइव को इसमें 2,34,000, ठीक है, रुपया भी दिया। इसके साथ साथ युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दिया। 50 लाख रुपया अंग्रेजों को। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। अब क्लाइव क्या था, मीर जाफर क्या था? वो एक तरीके से अंग्रेजों का की गिरफ्त में पूरी तरीके से आ चुका था। ठीक है, जब चाहते थे अंग्रेज उससे धन की मांग करते थे और धन लेने की कोशिश करते। कहा जाता है कर्नल मैलेशन ने कहा था कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने सोने की बोरी समझ लिया था
उसमें जब चाहो हाथ डालो और सोना निकालो, ठीक है। और क्लाइव उसके धन की, उसके अंग्रेजों की मांग की पूर्ति करते करते अपने राजमहल के सोने चांदी के बने हुए बर्तन को भी बेचने पड़े थे, ठीक है। इतना मीर जाफर के बारे में कहा जाता है। और मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर को क्या, मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़, मीर जाफर क्या था, क्लाइव का गीदड़, ठीक है। अब देखिए, जब इससे नहीं हो पाया, आगे नहीं चल पाया, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को पद से हटा दिया और मीर कासिम से समझौता कर लिया। मीर कासिम से समझौता किया और सितंबर 1760 में मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया, ठीक है। दूसरा कौन थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1760 से लेकर 63 तक, ठीक है। यह एक योग्य शासक था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमने कहा मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। आप लोग कुछ बोलते रहिए तो ठीक लगता है। मुझे लगता है कि मैं प्रवचन करते चला जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, बड़े बहुत अच्छे तरीके से मैं इस फेज को मतलब पढ़ाना चाहता था, इसलिए कि यही मूल था कि कैसे अंग्रेज अपने को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, उसकी कैसी कहानी बनी थी। अब आगे देखते हैं कि अगला शासक कौन सा बना, मीर कासिम। यह एक योग्य शासक था, ठीक। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे? पहला कार्य इसने किया था, फर्स्ट, कि इसने राजधानी को कहां से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आने की संभावना बहुत है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर या ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ले आया। तो पहला एक कार्य इसका था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने मुंगेर में, ठीक है, तोप और बंदूक बनाने के कारखाने स्थापित किए। क्या? तोप और बंदूक बनाने के कारखाने स्थापित, ठीक है। और अपनी सेना को आधुनिक ढंग से सुसज्जित कराने के लिए उसने एक आर्मीनियाई व्यक्ति था, गुरगिन खां, ठीक है, उसको सेना का प्रभारी नियुक्त किया था। यही तोपखाने और इसका प्रभारी नियुक्त किया था गुरगिन खां, ठीक है। राजधानी परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने के कारखाने। इसने राजस्व की वृद्धि के लिए भी कठोर उपाय किए, ठीक है। पहली बात कि जैसे कि सरकारी खर्चों में इसने कमी कर दी, ठीक है। वहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे उस पर नियंत्रण, अंकुश लगाने का प्रयास किया, ठीक है। जमींदारों के पास जो बकाया धनराशि हो गई थी उस धनराशि को वापस लेने का प्रयास किया। इस तरीके से इसने वित्त और राजस्व के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास किया, ठीक है। अब आप इसके पहले आपने दस्तक का नाम सुना होगा कि दस्तक का दुरुपयोग किया जाता था, ठीक है। दस्तक कौन? फारुखसियर के शासनकाल से जो अंग्रेजों को मिला हुआ था, व्यापार करने में उसको चुंगी नहीं लगती थी, ठीक है, व्यापारिक सहूलियत उसे प्रदान की। तो उसने क्या किया, दस्तक को समाप्त कर दिया। दस्तक को समाप्त नहीं किया, दस्तक को क्या किया, या चुंगी को समाप्त कर दिया,
दस्तक को नहीं, चुंगी को समाप्त कर दिया। अब जो है भारतीय व्यापारी भी बिना चुंगी दिए हुए व्यापार कर सकते थे। अब देखिए जरा, भारतीय व्यापारी भी अगर उसी कैटेगरी में आ गए तो अंग्रेज व्यापारियों को क्या लाभ? भाई उनको पहले चुंगी नहीं देनी पड़ती थी, तो उनके क्या होते थे, व्यापार करने में सहूलियत थी और अपने ही माल को सस्ते में बेचकर अधिक धन प्राप्त कर सकते थे। और यहाँ क्या था, उनकी जो माल का उत्पादन होता था वो अधिक हो जाता था, चुंगी भी देनी पड़ती थी उसमें अधिक का। अब इसने क्या किया कि चुंगी को ही समाप्त कर दिया, मतलब कि अंग्रेज भी ना दे और भारतीय व्यापारी भी ना दे। इसका विरोध किया अंग्रेजों ने, ठीक है, कि चुंगी लगनी चाहिए, लेकिन यह समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज चाहते थे कि मीर कासिम हमारी बात को माने, ये इसके लिए तैयार नहीं था। मीर कासिम के पास समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन मीर कासिम तैयार इसके लिए नहीं हुआ। 1763 में मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया गया, ठीक है, और पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक। अब जरा देखिए, मीर जाफर 1763 में बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर, ठीक, 1763 से लेकर 65 ये नवाब बना। इसी बीच मीर कासिम कई जगह भागता रहा और अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, ठीक है। कब? बक्सर के युद्ध के पहले। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। उसके पहले, और चूंकि 1763 में मीर कासिम को हटा दिया गया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो उसके बीच में मीर कासिम से अंग्रेजों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। मीर कासिम प्लस अंग्रेजों के बीच, ठीक। वो युद्ध कौन कौन से होते हैं? एक युद्ध होता है करवा का युद्ध, करवा का। दूसरा युद्ध होता है गिरिया का युद्ध, गिरिया का। और तीसरा युद्ध होता है उधो-नल का युद्ध, उधो-नल का। उधो-नल का युद्ध, ठीक। यह युद्ध जरा देखिए कब होता है। ये जुलाई में, जुलाई 1763, फिर यह सितंबर 1763, और फिर यह दिसंबर 1763। ये तीन युद्ध का क्रम आप जानते रहिएगा, करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उधो-नल का युद्ध। इसके बाद जो है कासिम के साथ अंतिम जो युद्ध होता है वह बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। वो बक्सर का युद्ध कब होता है? अक्टूबर 1764, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं जल्दी में शायद मिटा दिया क्या? अमरपाली जी, हाँ सर, नहीं लिख पाए। नहीं लिखा, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। एक करवा का युद्ध, दूसरा गिरिया का युद्ध, तीसरा उधो-नल का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के बाद अक्टूबर में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध। यह युद्ध अक्टूबर 1764। इस युद्ध में एक तरफ कौन रहता है? मीर कासिम, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और फिर इसके साथ और रहता है कौन? शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। यह तीनों एक तरफ रहते हैं, ठीक, और दूसरी तरफ अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेजी सेना, और ये तीनों की सेना एक तरफ, ठीक है। अंग्रेजी सेना इन तीनों को परास्त करती है। परास्त करने के बाद, ठीक है, इन लोगों के बीच संधि होती है। इसी बीच देखिए अक्टूबर 64 में हुआ, ठीक, और फरवरी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, जो बंगाल का उस समय नवाब रहता है। मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला, नजमुद्दौला यह बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। और नजमुद्दौला के साथ फरवरी 1765 में अंग्रेजों ने एक संधि की। उस संधि के द्वारा निजामत का अधिकार, ठीक है, उस संधि की शर्तें क्या थी? उस संधि की शर्त ये थी कि प्रशासनिक पदों पर, सैनिक पदों पर जो नियुक्तियां होगी उसको अंग्रेज करेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण संधि की एक शर्त थी, और उत्तरदायित्व आपका रहेगा। यानी कि इस संधि के द्वारा निजामत का अधिकार, अभी मैं निजामत भी समझा दूंगा, निजामत का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया, ठीक है। इसके बदले में 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 53 लाख रुपया प्रतिवर्ष अंग्रेजों द्वारा नजमुद्दौला को प्रदान किया जाने लगा, ठीक है। निजामत का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अभी निजामत और दीवानी आपको बता देंगे क्या है। दूसरा क्या हुआ, इस युद्ध के बाद दो महत्वपूर्ण संधि और होती है। एक संधि है आपकी इलाहाबाद की, दोनों संधि, इसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद की संधि, ठीक। एक संधि होती है इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765। 4 दिन के बाद दूसरी संधि होती है। पहली संधि जो होती है वो क्लाइव और शाह आलम के बीच में, जो मुगल बादशाह होता है, शाह आलम के मध्य, और दूसरी संधि होती है क्लाइव प्लस शुजाउद्दौला के मध्य, ठीक है, जो अवध का नवाब रहता है। ये दोनों संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है, ठीक है। पहली संधि 12 अगस्त क्लाइव और शाह आलम के बीच, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह रहता है। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच, ठीक। इस संधि की थोड़ी शर्तें जान ले और फिर उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। शर्त क्या थी? जो पहली संधि थी उस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक, इन तीनों की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब एक दीवानी एक निजामत,
ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा। इन तीनों को इसका अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया कि कड़ा और प्लस मानिकपुर ये दोनों क्षेत्र जो है ये किसको दे दिए? शाह आलम को दे दिए, शाह आलम को दे दिए। ठीक है। और इस बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले शाह आलम को 26 लाख रुपए 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त होने लगा शाह आलम। देखिए 53 लाख रुपए में इसने बंगाल के नवाब से निजामत लिया और 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। ठीक है, ये क्यों हो गया। दूसरी जो संधि 16 अगस्त को होती है, दूसरी संधि जो 16 अगस्त को होती है वो क्लाइव और शुजाउद्दौला अवध के नवाब के बीच में, उसमें क्या किया कि 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को दिया। किसने? शुजाउद्दौला ने। ठीक। कड़ा और मानिकपुर जो क्षेत्र शुजाउद्दौला अवध के अंतर्गत था उसको इसने अंग्रेजों को दिया और अंग्रेजों ने शाह आलम लोधी को दे दिया था। इसके साथ साथ इसने क्या किया कि गाजीपुर और बनारस की जागीर, ठीक है, दो थी, गाजीपुर और प्लस बनारस। ठीक। इस जागीर को अंग्रेज का एक व्यक्ति था बलवंत सिंह, ठीक, उसको प्रदान कर दिया गया। ठीक है। चुनार जो जीत था, मिर्जापुर का चुनार, ठीक है, चुनार भी अंग्रेजों के अधिकार में दे दिया गया। ठीक है। और कहा गया कि अगर अंग्रेज अवध की सहायता के लिए कोई सेना भेजते हैं तो उस सेना का खर्च अवध का नवाब उठाए। ठीक है। ये संधि की महत्वपूर्ण शर्तें थी और इसी जगह 1765 में अब ये अच्छी तरीके से बंगाल पे अपने अधिकार को अंग्रेज स्थापित कर लिए। कहा गया है कि प्लासी का युद्ध तो एक प्रतीकात्मक था, लेकिन वास्तविक सत्ता की शुरुआत बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की होती। ठीक है। आज हमने बंगाल के नवाब के विषय में और प्लासी और बक्सर के युद्ध के विषय में बहुत गहराई से हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग आज इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद से अंग्रेज़ों का क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जो विवाद होता है वो, और फिर अंग्रेज़ों की प्रशासनिक, आर्थिक क्षेत्रों में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, अपनी सत्ता को किस तरीके से इन्होंने सुदृढ़ किया और आगे बढ़ाया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आज का चैप्टर इसी जगह समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम तो हैं। ठीक है। आप लोग एक बार अध्ययन करिए, पढ़िए, 1-2 बार की रीडिंग में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।